हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक या दो ऐसे वाक्यों को देखेंगे जिसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों वाक्यों का मिश्रण होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कुछ वाक्य जो साथ मिलकर आते हैं उनको किस तरह से डील किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी। तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कुछ जानकारी फिर से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है वाक्य के अंत में था, थी, थी, थे आता है। जैसे मैं उसे जानता था, वो खेलता था, तुम क्यों नहीं जाते थे, तुम क्यों नहीं पढ़ते थे, कुछ इस तरह के वाक्य आएंगे। या हो सकता है ता ना भी दिखे, जैसे मैंने उसे देखा था, वो नहीं आया था, तुम क्यों नहीं गए थे, उसने मेरी मदद की थी, क्या उसने मुझे देखा था, क्यों वो क्यों नहीं गया था। इस तरह के वाक्य भी आ सकते हैं। और एक पहचान ये हो सकती है कि वाक्य का अंत वर्ब से हो, जैसे मैंने उसे देखा, वो नहीं आया, तुम नहीं गए, वो क्यों नहीं खेला, उसने मुझसे नहीं पूछा। यानी इन सब वाक्यों में वाक्य का अंत किससे हो रहा है? वर्ब से हो रहा है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या है। इस बात को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके लिए भी मैंने चर्चा कर लिया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य होगा तो वाक्य के अंत में है, हो, हूँ जरूर लिखा होगा। जैसे मैंने उसे देखा है, तुम क्यों नहीं गए हो, उसने किताब क्यों नहीं लिखी है, उसने मुझसे नहीं पूछा है, कुछ इस तरह के वाक्य दिखेंगे। यानी है, हो, हूँ जरूर आएगा, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अगर है, हो, हूँ ना लिखा हो, वाक्य के अंत में सिर्फ वर्ब दिख रहा हो, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट ही कहा जाएगा। जैसे मैंने उसे देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने उसे देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तुम क्यों नहीं गए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तुम क्यों नहीं गए हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मुझे आशा है कि इतना पर्याप्त होगा। अगर आपको जहाँ तक पहचान की बात है, इतना डिस्क्रिप्शन पर्याप्त होगा। अब चलिए इसके हेल्पियो की चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में अगर हेल्पियो वगैरह एक्टिव है वाक्य तो डिड का प्रयोग किया जाता है। हर तरह के सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। और अगर पैसिव हो तो वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है। वॉज किसके साथ लगता है? अगर ऑब्जेक्ट की जगह आई, ही, शी या एक वचन की संज्ञा हो तो वॉज लगाते हैं। और अगर बहुवचन की संज्ञा हो जैसे यू, वी, दे या प्लूरल का कोई भी नाउन हो तो वर लगाते हैं हेल्पियो के स्थान पर। अब बात करें वर्ब के फॉर्म की। अगर वाक्य एक्टिव है तो हेल्पियो का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर डिड के बाद वर्ब आए तो डिड को हटाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वो वाक्य इंट्रोगेटिव हो चाहे वो अफर्मेटिव हो। इससे कोई मतलब नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में भी जो चर्चा थी हमने किया था पिछले वीडियो में, लेकिन वो संक्षिप्त जानकारी फिर से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो जो कुछ मुख्य बातें आपको दिमाग में रखनी है पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते समय, वो आपने देखा भी अपने स्क्रीन पर। इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने पहले भी, या नहीं किया तो आप फिर से कर सकते हैं। तो ये था कुछ इसके बारे में डिटेल। जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, टेंस है, उसके बारे में डिटेल आपने देख लिया है। अब हमें ट्रांसलेशन करना है, शुरू करना है। जैसे आप जानते हैं आज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करना है। उस श्रेणी में सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुमने काम कब पूरा किया, ये एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और प्रश्नवाचक है। पास्ट इंडेफिनिट क्यों है? जैसे आप जानते हैं वाक्य का अंत वर्ब से होता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो देखिए वाक्य का अंत वर्ब से हुआ, पूरा किया, तो ये वाक्य का अंत वर्ब से हुआ। और उससे भी बड़ी बात, वाक्य का अंत वर्ब होने मात्र से पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो जाता है। वाक्य पढ़कर लगना चाहिए काम हो चुका है, काम हो चुका है, तभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन चुका है के ये जो शब्द मैंने बोला चुका है, उस भ्रम में मत पड़िए। चुका है कहने का मतलब काम हो गया है। ठीक है मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन है लिखा नहीं है। अगर लिखा होता तब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। तुमने काम का पूरा किया है अगर लिखा होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में है कुछ नहीं लिखा है हूँ कुछ नहीं लिखा है, वाक्य का अंत में वर्ब दिख रहा है, तो इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। तो जैसे आप जान ही चुके हैं कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है और ये वर्ब है पूरा किया। वर्ब क्यों है? क्योंकि किया शब्द लगा है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है वर्ब किसको कहते हैं। वो शब्द वर्ब कहलाते हैं इसके साथ किया, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हों तो उसे वर्ब कहते हैं। या जिस शब्द के साथ ना अक्षर लगा सकते हो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो पूरा किया मतलब पूरा करना, तो ये वर्ब है। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आप जानते हैं वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रवेश करते हैं। किसको पूरा किया या क्या पूरा किया है। किसको पूरा किया है? काम पूरा किया है, काम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रवेश करेंगे। कौन पूरा कर रहा है या किसने पूरा किया, तुमने, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब वाक्य एक्टिव है। ये आप तो अब तक जान ही चुके होंगे। इतना वीडियो देखने के बाद अब तक आप इतने स्मार्ट बन चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपको बार बार बताता चलूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से खोजा जाता है। जब तक मैं आपके अंदर ये बात पूरी तरह से बैठा ना दूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से खोजा जाता है, मैं इस तरह की प्रक्रिया जारी रखूंगा। ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों को लगने लगा है कि यार बड़ा बोरिंग काम है, बार बार वही क्यों बताते हैं, हम लोग को तो आ चुका है, आप क्यों सर बताने जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग को आ गया हो, लेकिन कुछ लोग को नहीं भी आया हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को आ गया है उनको देख के नहीं पढ़ाया जाता है, जिनको नहीं आया है उनको देख के पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो आपको पता चल गया ये एक्टिव है, तो इसमें हेल्प यू क्या लगना चाहिए, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव में हेल्प यू का प्रयोग होता है डिड। ट्रांसलेशन करें, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, किस तरह से पता, इसमें लिखा है कब। इस शब्द से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं, उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं जिसमें कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, किस प्रकार का या क्या में से कोई भी शब्द लगा हो, उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये तो हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले लिखा है WH की इंग्लिश बनाओ। WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जैसा भी मैंने गिनवाया वो सब प्रश्नवाचक शब्द थे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। नंबर 2 लिखा है WH के साथ की संज्ञा, यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ की संज्ञा। तो प्रश्नवाचक शब्द है कब, उसके बगल में जो शब्द लिखा है पूरा किया, ये अगर संज्ञा होता तो इसको इसके बगल में लिख देते, व्हेन के बाद लिख लेते, लेकिन ये संज्ञा नहीं है, ये आप देख रहे हैं ये क्रिया है। तो हर प्रश्नवाचक शब्द के बाद संज्ञा है ये जरूरी नहीं है। कुछ 4 या 5 ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद संज्ञा नहीं आती है। वो शब्द कौन कौन से हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक, ये 4 शब्द तो पक्का है कि इसके बाद संज्ञा नहीं आती है। क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो यहाँ पर कब लिखा है तो कब के बाद संज्ञा नहीं आया तो छोड़ देंगे, नंबर 2 छोड़ देंगे। नंबर 3 पे आएंगे, हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू आपने नोट किया डिड लगेगा, तो व्हेन डिड। नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो आप देख सकते हैं ये वाक्य एक्टिव है तो हेल्प यू सब्जेक्ट की जगह क्या लगेगा, यू। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, यानी डिड के साथ अगर कुछ जुड़ा होता है हेल्प यू का बचा भाग का मतलब क्या होता है, बी, बीइंग, बीन, इसी को हम लोग बचा भाग कहते हैं। और कहीं कहीं पे हैव बीन भी बचा भाग होता है, बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे डिड के साथ कुछ जुड़ा नहीं है तो इसलिए हेल्प यू का बचा भाग नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 6 छोड़ दिया। नंबर 7 वर्ब है पूरा किया, कंप्लीट। और जैसे आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर डिड का प्रयोग हो रहा हो तो कंप्लीट। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो, जी हाँ ये वाक्य एक्टिव है और एक्टिव है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, काम, तो द वर्क। When did you complete the work? अगला वाक्य है तुम कहाँ रहते थे। तुम कहाँ रहते थे, ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है क्योंकि इसमें लिखा है ते थे। वर्ब है रहना, रहना वर्ब है क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ा जा सकता है, रहना वर्ब है। और वर्ब के तुरंत साथ जो शब्द जुड़ा है वो क्या जुड़ा हुआ है, ते थे। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वर्ब के साथ ता, था, ती, थी, ते थे इत्यादि शब्द लगे हो तो वो भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। और वर्ब है रहना, रहना वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोज के देखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि रहना एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजते समय ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखिए चलिए ट्राई करते हैं, किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको रहते हो, किसको रहते थे, प्रश्न सुनने में अटपटा लगा, आगे प्रश्न करेंगे किसकी, किसकी रहते थे, क्या सही लगा, नहीं लगा, इसको भी छोड़ते हैं। किससे लगा के प्रश्न करते हैं, किससे रहते थे, क्या ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। क्या लगा के प्रश्न करते हैं, क्या रहते थे, कहाँ क्या रहता था, कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि ये प्रश्न ही गड़बड़ लग रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। खैर ऑब्जेक्ट के होने ना होने से वाक्य के एक्टिव या पैसिव निर्धारित करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन खोजना तो जरूर पड़ता है क्योंकि जब तक हम खोजेंगे नहीं तब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट की जगह किस शब्द की इंग्लिश बनानी है। तो चलिए अब सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करते हैं, वर्ब रहना, कौन रहता था, कौन रह रहा है, कौन रहता था, तुम रहते थे, तो तुम हो गया आपका सब्जेक्ट। तो वाक्य में सब्जेक्ट दिया है, इसका अर्थ ये हुआ कि वाक्य भी एक्टिव है और इसमें भी हेल्प यू के स्थान पर डिड का ही प्रयोग होगा। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, किस तरह से पता, यहाँ लिखा है कहाँ, एक प्रश्नवाचक शब्द आपके सामने दिख रहा है कहाँ, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है इस वाक्य में, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। नंबर 2 WH के साथ की संज्ञा,
इसमें WH क्या है, कहाँ, कहाँ के बगल में लिखा है रहते थे, तो ये तो वर्ब है नहीं रहना, सॉरी ये तो वर्ब है, संज्ञा तो है नहीं, तो इसके बगल में इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे। वैसे भी मैंने अभी बताया कुछ 4 या 5 ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद संज्ञा नहीं आती है, उसमें से कहाँ भी एक शब्द है। तो नंबर 2 छोड़ के नंबर 3 पे आएंगे, हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो क्या है, डिड। नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो, सब्जेक्ट है यहाँ पे यू। नंबर 5 नॉट है, नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग, डिड के साथ कोई एलपीओ का बचा भाग नहीं है, बी बीन बीन कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है रहना, लीव, मालूम है फर्स्ट फॉर्म यूज होगा अगर डिड लगाए तो, लीव। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। तो हो गया वेयर डिड यू लीव। अगला वाक्य है क्या वह आना चाहता था, क्या वह आना चाहता था। जैसे आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब है चाहना और उसके बगल में ताथा लगा है जो कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो इसमें वर्ब है चाहना, इसके अलावा एक वर्ब और है वो है आना। तो जब वाक्य में 2 वर्ब दिखे तो आपको किस वर्ब को प्राथमिकता देनी है, उस वर्ब को देनी है जो पहचान वाले शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पहचान वाला शब्द क्या है जिससे पहचान हो रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पहचान वाला शब्द है ता था, तो इसको हम लोग पहचान वाला शब्द कह रहे हैं। तो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, चाह, तो ये आपका मेन वर्ब है, ठीक। तो इसी मेन वर्ब की वजह से अब आपको खोजना है ऑब्जेक्ट। देखिए चाहता था वर्ब है, ऑब्जेक्ट खोज के देखते हैं, किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको चाहता था, उत्तर नहीं मिल रहा है। किसकी लगा के प्रश्न करें, किसकी चाहता था, ये भी प्रश्न सही नहीं लग रहा है, इसका भी उत्तर नहीं मिलेगा। किससे चाहता था, ये तो प्रश्न एकदम गलत लग रहा है, इसको भी छोड़िए। क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या चाहता था, इसका उत्तर मिल रहा है। क्या चाहता था, आना चाहता था, तो यहाँ पे जो आना शब्द लिखा है ये भी एक तरह से ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो वर्ब, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानिए ना मानिए। इसकी इंग्लिश तो अपने आप लास्ट में ही बनने वाली है, ठीक है, वर्ब के बाद ही बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इसी को अगर आप ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो चलिए फिलहाल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव मान के चलते हैं। हो सकता है आप में से जो लोग कहीं पढ़े हो शुरू में किसी दूसरे से, उनको ऑब्जेक्शन हो सकती है इस बात को लेकर, या कोई इस बात के लिए विरोध कर सकता है, करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब खोजते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, कौन चाहता था, उत्तर मिला वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किया यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब ये वाक्य हुआ एक्टिव। एक्टिव है तो हेल्पियो के स्थान पे क्या लगेगा, डिड, हेल्पियो मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, किस तरह से पता, वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिख रहा है इससे पता, तो ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। ये एक प्रश्नवाचक शब्द की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, और इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या, लेकिन क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि अगर वाक्य में क्या शब्द आए, क्या शब्द, उसके तुरंत बाद वर्ब दिखे तब तो क्या की इंग्लिश बनाइए, और क्या के बाद वर्ब ना दिखे तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या शब्द के बाद वर्ब नहीं है, क्या शब्द के बाद लिखा है सब्जेक्ट, ये वर्ब है नहीं, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे। या दूसरी पहचान ये है कि वाक्य को पढ़कर लगे आपको कि वाक्य का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश, देखिए क्या वह आना चाहता था, उत्तर आएगा हाँ, या नहीं तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। उत्तर हाँ या ना में आए तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। नंबर 1 छोड़ देंगे, और नंबर 1 छोड़ देंगे तो नंबर 2 का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो सीधे नंबर 3 से बनाना शुरू करेंगे, हेल्पियो का पहला भाग यानी डिड। नंबर 4 सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो, आप देख सकते हैं वाक्य एक्टिव है तो सब्जेक्ट की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 5 नॉट, वाक्य में नॉट नहीं है, नॉट छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग नहीं है, डिड के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब है चाहता था, वांट, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा क्योंकि डिड लगा हुआ है। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह आपको क्या लिखना है, आना, यह है वर्ब। अगर वर्ब में ना अक्षर जुड़ा हो, ना या ने अक्षर जुड़ा हो, वो जो दूसरा वर्ब है, पहला वर्ब नहीं, दूसरे वर्ब में अगर ना या ने अक्षर जुड़ा हो तो पहले ना या ने की जगह टू लिखिए, और टू लिखने के बाद उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कीजिए, टू कम। डिड ही वांट टू कम, कौन तुम्हारी मदद करता था, कौन तुम्हारी मदद करता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ताथा लगा हुआ है। क्लियर, ये एक मॉडल्स में भी हम लोग एक पढ़ते हैं वर्ड है जिसको कहते हैं यूज टू।
उसका भी प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए ये बात छिड़ी, आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जानते हो, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल ये मान के चलिए पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ता था लगा है, ठीक। और वर्ब है मदद करना, ये वर्ब है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। मदद करना वर्ब है, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसकी लगा के ब्रश करिए, किसकी मदद करता था, उत्तर मिला तुम्हारी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें खोजना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के ब्रश करेंगे, कौन मदद करता था, उत्तर मिला कौन। अरे आपने कौन लगा के ब्रश किया, कौन मदद करता था, और वाक्य में ऑलरेडी लिखा है कौन, तब क्या करें, तब ये करें कि यहाँ पे जो कौन लिखा है उसी को सब्जेक्ट मान लें, क्योंकि कौन शब्द का प्रयोग या किसने शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट खोजने के लिए करते हैं ना। और अगर आपके वाक्य में ऑलरेडी इन दोनों में से कोई भी एक शब्द लिखा हो तो उसी शब्द को सब्जेक्ट मान लीजिए, यानी यहाँ पे कौन शब्द सब्जेक्ट है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कौन या किसने आपके वाक्य में लिखा है तो 100% कौन या किसने जो शब्द है वो सब्जेक्ट है, 100%, कोई डाउट नहीं। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी वाक्य एक्टिव हुआ क्योंकि यहाँ पे हेल्प यू दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हेल्प यू क्या लगेगा, डिड, क्योंकि ये एक्टिव है। अब ट्रांसलेशन करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब ये कौन शब्द का प्रयोग जब आप करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, तो किस तरह से बनाते हैं, इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर आप सकारात्मक वाक्य का यहाँ पे सीक्वेंस लिखा होता तो उस सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर को देख के भी मैं इसी वाक्य को बना के दिखाता आपको, ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में करके दिखाया है। इस बार मैंने सोचा चलो प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर प्रयोग करते हुए भी इस वाक्य को ट्रांसलेट करके दिखाएं। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनानी है, WH की। यहाँ पे WH क्या है, यही कौन, तो कौन को WH मान लें, तो WH क्या है, हु हो गया। नंबर 2 WH के साथ की संज्ञा, तो यहाँ पे देखिए कौन के साथ तुम्हारी लिखा है, इसको संज्ञा नहीं मानेंगे, बस पहले बता दें। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर प्रयोग करते हुए किया होता तब तो आप ये कंफ्यूजन नहीं होता। किस तरह से नहीं होता, वहाँ पे लिखा होता सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाओ, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य, वहाँ पे साधारण वाक्य जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर होता तो सबसे पहले लिखा होता सब्जेक्ट की इंग्लिश, तो सब्जेक्ट की जगह हम लोग कौन की इंग्लिश बना देते हु। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्प यू का पहला भाग, तो हेल्प यू का पहला भाग लिख देते, डिड लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे WH के बाद लिखा है WH के साथ की संज्ञा, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कुछ 4 शब्द जो होते हैं, उसके अलावा एक शब्द ये भी जोड़ लीजिए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे के अलावा कौन शब्द भी जोड़ लीजिए, कौन या किसने, कौन या किसने ये शब्द भी जोड़ लीजिए। कौन, किसने, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये 6 शब्द हुए। इसके अलावा एक शब्द और है क्या। अगर क्या के बाद संज्ञा आ रही है तो क्या की इंग्लिश, संज्ञा की इंग्लिश बना देंगे, और क्या के बाद संज्ञा नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। तो क्या को अपने अलग रखिए और ये 6 वर्ड एक कैटेगरी बना लीजिए कि अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन या किसने लिखा हो तो उसके बाद जो शब्द दिखे संज्ञा हो तो भी उसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनाएंगे। क्लियर है। और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर प्रयोग करते हुए बनाइए, बड़े प्यार से बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये प्यार से नहीं बनने वाला है, बस आपको यहाँ पे खाली ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्लियर है। हेल्प यू का पहला भाग डिड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो कौन है उसकी तो इंग्लिश हम लोगों ने पहले बनाई थी, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाना है क्या, नहीं बनाइएगा, ये पहले भी मैंने बताया है। अगर वाक्य एक्टिव है तो कभी भूल कर भी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, कभी भी भूल कर भी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश इस जगह तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, यानी जहां सब्जेक्ट का पोजीशन वहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है, बिल्कुल। इसके आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग है नहीं, डिड के साथ कुछ नहीं लगता, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब हेल्प। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारी यू। हु डिड हेल्प यू, क्लियर है, नहीं क्लियर है भाई, कहां सही है। वाक्य में एक गलती है, वो गलती क्या है कि यहां से डिड हटाना है, क्योंकि आपने देखा है जो बातें महत्वपूर्ण थी पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित उसको आपने नोट किया होगा, तो उसमें लिखा है कि डिड के तुरंत बाद वर्ब आए या नेवर आए तो डिड हटाया जाता है। अब आप बोलेंगे अरे प्रश्नवाचक वाक्य में कहाँ हटाया जाता है, जी प्रश्नवाचक वाक्य में भी हटाया जाता है। अगर आपने ना पढ़ा हो कभी तो आप पढ़ लीजिए
या आपको किसी ने न बताया हो तो अब मैं बता देता हूँ, अब समझ लीजिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वाक्य सकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है। डिड, डू, डस, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है जिसके तुरंत बाद अगर नेवर या वर्ब आए तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हटा दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के, जहाँ पे बात को जोर दे के कहा जा रहा हो। तो या तो कोई बात जोर दे के की नहीं जा रही है, कौन तुम्हारी मदद करता था, सिंपली पूछा जा रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं है, खाली पूछा जा रहा है कि भाई कौन तुम्हारी मदद करता था, तो आप सिंपली बताएंगे फलाना मेरी मदद करता था, ठीक है। तो इस केस में डिड हटाना पड़ेगा, और डिड हटाएंगे तो क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हु हेल्प्ड यू। क्लियर। क्यों बदनाम किया गया, उसे क्यों बदनाम किया गया, ये भी एक वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि वाक्य के अंत में आया है वर्ब, बदनाम किया गया, ये है वर्ब, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हुई। अब आप पूछेंगे वर्ब क्या है, बदनाम किया वर्ब है कि गया वर्ब है, या बदनाम किया गया पूरा मिला के वर्ब है। तो ये गया वाला जो कन्फ्यूजन है मैं उसको दूर करने का तरीका बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। क्या करते हैं, गया के पीछे वाले शब्द को छुपा लीजिए और बाकी को पढ़ लीजिए। उसे क्यों बदनाम गया है, उसे क्यों बदनाम गया, सुनने में सही लग रहा है क्या, नहीं सही लग रहा है। इसका मतलब इस गया का कोई रोल नहीं है, गया का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि ये पास्ट ये पैसिव है, संकेत दे रहा है ये कि ये पैसिव है। लेकिन संकेत से क्या पता चलता है, संकेत से यही ना पता चला कि ये पैसिव है बस। लेकिन अब आपको ऑब्जेक्ट खोजना तो पड़ेगा ही, ऑब्जेक्ट खोजेंगे तभी ना आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें हेल्पियो क्या लगाना है, पैसिव का वॉज लगाना है कि वर लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट और पैसिव में क्या लगता है, वॉज या वर, तो यहाँ वॉज लगाना है वर लगाना है, ये किस तरह से पता चलेगा, जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे नहीं पता कर पाएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के पीछे किसको या किसकी लगा के प्रश्न करते हैं, किसको बदनाम किया गया है, उत्तर मिला उसे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। माना कि यहाँ पे ज़्यादा वाक्य लंबा सेंटेंस नहीं है, छोटा सा वाक्य है, इसलिए यहाँ पे आप अंदाजा भी लगा लेते हैं कि पहला वाला शब्द जो है ऑब्जेक्ट ही निकलेगा, क्योंकि ये वाक्य पैसिव है, तो आप सही होते। लेकिन अगर मान लीजिए वाक्य लंबा होता तो क्या करते आप, क्लियर है, तो उस केस में तो आपको खोजना ही पड़ता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोजना बहुत ही जरूरी है। हालांकि जब आप ट्रांसलेशन करने में माहिर हो जाते हैं, ट्रांसलेशन अच्छी तरह करने लग जाते हैं, तो फिर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये फैक्ट है, आप सुनते ही बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और ट्रांसलेशन क्या होगा। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने से पहले आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा भाई। ये इतना आसान नहीं है, इंग्लिश सीखना उतना आसान नहीं है। अगर कोई आपको भ्रम में डालता है कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, 7 घंटे में इंग्लिश सीखे, 10 घंटे में इंग्लिश सीखे, क्या कहें, ट्रिक है, आपको फंसाने का ट्रिक। अब मुझे आपको फंसाना नहीं है, आपको मुझसे पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे ही। अगर आपको लगता है मैं सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा रहा, आपको नहीं लग रहा है कि मेरा स्टाइल आपको सही नहीं लगेगा, नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, ये मुझे मालूम है अच्छी तरह, ठीक। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ाना दोनों सही है, दोनों जरूरी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब अब सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा है। कौन या किसने लगा के प्रश्न करिए, किसने बदनाम किया, किसने बदनाम किया, इसका उत्तर नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है। पैसिव है तो एलपीओ के स्थान पर वॉज या वर लगेगा। ऑब्जेक्ट को देकर डिसाइड किएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है उसे, अब उसे की इंग्लिश क्या होगी, हिम, नहीं, हिम नहीं होगी। फिर से बता दें, पैसिव वाले वाक्यों में कभी भी हिम, देम, मी, अस, इन 4 शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जब भी होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इसका ही प्रयोग होगा, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग पैसिव वाले वाक्यों में नहीं होता है। तो यहां पर उसे की इंग्लिश भी होगी ही, और ही के साथ क्या लगता है, वॉज। मैं आशा करता हूं कि सब चीज आपने नोट किया होगा। जब मैं बोलता हूं कि इसमें हेल्पिंग ये लगेगा वो लगेगा, तो यहां तो कहीं अंकित है नहीं ये चीज, यहाँ तो मैंने उसका जिक्र किया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे शेयर कर दिया था वो सारी चीज़ें, और मैंने आपसे आशा की है कि आप उन चीज़ों को नोट कर लिया होगा और फिर पढ़ने बैठे होंगे। और अगर आप खाली सुन के पढ़ रहे हैं तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हेल्पिंग मिल गया आपके लिए। ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाते हैं। WH इसमें क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। नंबर 2, WH के साथ की संज्ञा, इसमें संज्ञा नहीं मिलेगी क्योंकि क्यों शब्द के बगल में जो शब्द लिखा है यह है वर्ब, तो इसको छोड़ देंगे। मालूम है वो 6 शब्द हमने जो बताए थे उसके बाद संज्ञा नहीं आती है। नंबर 3, हेल्पियो का पहला भाग वॉज। नंबर 4, सब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो एक्टिव तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी क्योंकि ये वाक्य पैसिव है। पैसिव होने पर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, एक्टिव होने पर नहीं। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगी उसे की ही।
नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग नहीं है, वॉज के साथ कुछ नहीं है। बाकी दो ऐसे हेल्प यू ऑफ, दो ऐसे टेंस हैं जहाँ पे पैसिव वाले वाक्यों में बी, बीइंग या बीन का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन से हैं? पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए इसमें हेल्प यू का बचा भाग नहीं आ रहा है। नंबर 7, नंबर 6 छोड़ दिया। नंबर 7 वर्ब है, बदनाम किया स्लेंडर, थर्ड फॉर्म स्लेंडर्ड, क्योंकि ये पैसिव है। वाई वॉज ही बीइंग स्लेंडर्ड, क्वेश्चन मार्क के लिए जगह नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ऊपर लगाया चलेगा उससे। तो वाई वॉज ही स्लेंडर्ड, कितने लोगों को बनारस पसंद आया, कितने लोगों को बनारस पसंद आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि वाक्यगत में आया वर्ब पसंद आना, ये वर्ब है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब वर्ब तो आपको पता चली गया, पसंद आना वर्ब है, क्लियर। अब खोजते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप ऑब्जेक्ट खोजें, किसको लगा के ब्रश करें, किसको पसंद आया, आप तुरंत बोलेंगे लोगों को पसंद आया। किसको पसंद आया? लोगों को, तो आप बोलेंगे लोगों को, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया गड़बड़। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे पसंद आया का मतलब हुआ पसंद करना, क्लियर है। अब समझिए, अगर आप इसको पसंद आया लगाकर प्रश्न करेंगे, किसको लगा के, किसको के साथ पसंद आया शब्द जोड़ के प्रश्न करेंगे, तो उत्तर गलत मिल जाएगा आपको। किस तरह से पता चलेगा कि गलत है, क्यों है? चलिए सब्जेक्ट खोज के देखते हैं। पहले कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन या किसने। कौन पसंद आया, किसने पसंद आया नहीं, प्रश्न करेंगे कौन पसंद कर रहा है, क्योंकि पसंद आता है तो कोई इंसान करेगा पसंद, समझिए इस बात को। जो इंसान पसंद कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिस चीज को पसंद किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो अगर हमने बोला किसको पसंद आया, आपने कह दिया लोगों को पसंद आया, तो इसका मतलब तो लोगों को पसंद आया, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी लोगों को पसंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये वाक्य है नहीं, यहाँ पे तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, पूछने की कोशिश की जा रही है, लोग जो आए बनारस घूमने देखने, उनमें से कितने लोगों को पसंद आया, यानी लोगों ने पसंद किया कि नहीं किया, कितने लोगों ने पसंद किया। तो यहाँ पे केस यही है कि यहाँ पे लोगों जो लिखा है ना, ये सब्जेक्ट है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो कभी कभी ये जो रूल है ये भी धोखा दे देता है, कभी कभी। तो उस केस में आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, इस तरह के वाक्य फंसाते हैं। तो यहाँ पे पसंद आया की जगह आपको ये मान के चलना है कि पसंद किया शब्द लिखा है, बस इतना ही सा काम करना है। पसंद आया लिखा हो कहीं पर भी, तो जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना हो तो वहां पे मान लीजिए वहां लिखा है पसंद किया या पसंद कर, पसंद करूं, पसंद की, ऐसा कुछ लिखा है, तब आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोजिए, आराम से मिलेगा। तो यह मान लीजिए लिखा है पसंद किया, ठीक। अब प्रश्न करके देखिए, ऑब्जेक्ट खोजिए, किसको पसंद किया या क्या पसंद किया, तो उत्तर मिला बनारस। तो बनारस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोज के देखते हैं, कौन या किसने लगा के प्रश्न करेंगे, किसने पसंद किया, किसने पसंद किया, किसने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया। तो लोगों को पसंद आया मतलब लोगों ने पसंद किया, तो ये सब्जेक्ट हुआ, है ना। थोड़ा पेचीदगी है कहीं कहीं पे, देखिए हार्ड, एक कह सकते हैं एक फुल प्रूव्ड फॉर्मूला हर जगह लागू हो जाए ये संभव नहीं है, कई जगह अपवाद होते हैं, वहाँ पे समझना पड़ता है। ये थोड़े एडवांस चीज़ें होती हैं, इंसान धीरे धीरे सब समझने लग जाता है, उसको क्लियर हो जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है चीज़ों की। लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, नेचुरल है, कोई भी जो शुरू शुरू में सीख रहा था और इसको ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। एनीवे, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट मिल गया, लोगों ने, लोगों को मतलब लोगों ने, तो एक्टिव है तो डिड लगना चाहिए, यहाँ पे डिड लगा लेते हैं, हेल्प यू लिख लेते हैं। अब ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, कैसे पता, कितने लिखा है, कितने कितने शब्द से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, WH की, और WH का मतलब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द से है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितने, कितने की कितनी इंग्लिश होती है, दो इंग्लिश होती है, हाउ मच या हाउ मेनी। किस तरह से डिसाइड करते हैं ये भी बता चुके हैं, चलिए फिर से बता देते हैं। कितने के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है, लोगों, पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, लोगों की इंग्लिश होती है पीपल, और उसके साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, सही लग रहा है ना। तो इसका मतलब काउंटेबल नाउन है, ये जो लोगों लिखा है काउंटेबल नाउन है, तो इसका अर्थ ये हुआ, तो कितने की इंग्लिश यहाँ पे होगी, हाउ मेनी। तो लिख लेते हैं हाउ मेनी। नंबर 2 लिखा है WH के साथ की संज्ञा, तो WH के साथ की संज्ञा यहाँ पर है, कितने के साथ जो लिखा है लोगों, ये संज्ञा है। ये उन प्रश्नवाचक शब्दों की श्रेणी में आता है जिसके बाद में संज्ञा आएगा। वो कौन कौन से शब्द है, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, किस प्रकार का, कितना, कितनी, कितने, और क्या। क्या एक ऑप्शनल है, उसमें कभी आता भी है वर्ब संज्ञा, कभी नहीं भी आता है, ठीक है। तो हाउ मेनी लिख लिया। नंबर 2 WH प्रश्नवाचक शब्द के साथ वाली संज्ञा लिख लेंगे, पीपल। नंबर 3 LPO का पहला भाग डिड,
नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? लोगों, तो लोगों की तो इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बना दें क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ये वाक्य एक्टिव है और मैंने पहले ही कहा है कि अगर वाक्य एक्टिव हो तो पैसिव, जब वाक्य एक्टिव तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कभी भी सब्जेक्ट की जगह तो नहीं बना सकते, इस जगह बिल्कुल नहीं बनेगा। आगे बढ़ेंगे, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा हुआ डीड के साथ कुछ नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब पसंद आना, लाइक, लाइक लिख देंगे। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? बनारस, बनारस लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वाक्य सही है? वाक्य सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से डिड हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि डिड के बाद वर्ब आ रहा है भाई, भले ही वाक्य प्रश्नवाचक हो लेकिन डिड हटाना है, क्योंकि डिड के बाद वर्ब आ रहा है, डिड के बाद लाइक आ रहा है, तो डिड हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो हाउ मेनी पीपल लाइक्ड बनारस। क्या उसके जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया? देखिए, ये वो वाक्य है जिसमें दो वाक्य दिए हैं कॉम्बिनेशन में, एक पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, दूसरा पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, ये पहले ही मैंने कहा था। तो ये भी पास्ट टेंस है ही है, पता ही है आपको ऑलरेडी। तो इसको दो भागों में बांट करना है ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या लिखा है? क्या उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद, इसको एक अलग वाक्य मानिए। क्या कमरा बंद कर दिया गया, ये अलग वाक्य। क्या हालांकि शुरू में आ गया, उसके जाने के बाद क्या कमरा बंद कर दिया गया, होना ये चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते समय ये नहीं करते, बोलते यही है, क्या उसके जाने के बाद कमरा बंद कर दिया गया। तो आप दो भागों में वाक्य को बांटिए। पहला वाक्य है उसके जाने के बाद कमरा बंद कर दिया गया, क्या कमरा बंद कर दिया गया, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था? पहले के बाद की इंग्लिश पहले बना लें, आफ्टर, या पहले ये कर लेते हैं क्या कमरा बंद कर दिया गया, इसको पहले बना लेते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये तय करना पड़ेगा इस दोनों में से कौन सा वाक्य है जिसको पास्ट परफेक्ट में रखना है, कौन सा वाक्य है जिसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। क्या तरीका बताया था इसमें? आपको ये देखना है कि कौन सी वो घटना है जो पहले घटी। पहले दरवाजा बंद, कमरा बंद किया गया कि पहले वो गया? तो पहले वो गया फिर दरवाजा बंद किया गया, तो पहले कौन सी घटना घटी? जाने की घटना। तो जिस वाक्य में उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और दूसरे वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो यानी क्या कमरा बंद कर दिया गया को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, क्या कमरा बंद कर दिया गया इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो पहले खोज ले वर्ब, बंद करना वर्ब है, किसको बंद किया? कमरा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसने बंद किया? नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये वाक्य पैसिव है। इसमें हेल्प यू क्या लगेगा? वॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट है कमरा, तो इसमें हेल्प यू लगेगा वॉज। अब ट्रांसलेशन शुरू कर ले। पहले WH की इंग्लिश क्या से शुरू हुआ है, क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि क्या के बाद, आप इसको मत देखिए, उसके जाने के बाद ये शब्द को आप कंसीडर मत करिए, अभी मत देखने जाइए। क्या कमरा बंद कर दिया गया, बस इसको ध्यान में दीजिए। तो क्या के बाद आ गया कमरा, ये तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब है नहीं, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। तो कहाँ से शुरू करेंगे? नंबर 3 से, हेल्प यू का पहला भाग यानी वॉज। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट, ये तो मालूम है, सब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, कमरा, द रूम। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, वॉज के साथ कुछ नहीं लगता है, पैसिव में इसमें बीइंग बूइंग नहीं लगता है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, बंद करना, क्लोज, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, क्योंकि ये पैसिव है। वॉज द रूम क्लोज्ड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं, पहले ही बन चुका है क्या? है नहीं, क्या मतलब? पहले ही बन चुका है, तो वॉज द रूम क्लोज्ड, ये हो गया एक वाक्य पूरा। अब ये जो बचा उसके जाने के बाद, इसको बना लेते हैं। तो के बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, उसके जाने। अब इसको किस तरह से बनाएंगे? क्या कहता है, मैंने बताया था उस वीडियो में जिसमें हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के वाक्य को कॉम्बाइन करके किस तरह से बनाते हैं, उसमें ये बताया गया था कि अब वाक्य का रूप दीजिए पहले। जैसे उसके जाने, तो इसको मान लीजिए वह जा रहा है या वह गया। यहाँ पे क्या मानेंगे? क्योंकि इसको पास्ट परफेक्ट में रखा, इसको तो पास्ट परफेक्ट में रखना है, क्योंकि इसको पास्ट इंडेफिनिट में रख चुके हैं तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो वह गया था, ये मान लीजिए वह गया था, तो वह गया था, तो इसमें भी सब्जेक्ट हो जाएंगे, कौन गया था? वह सब्जेक्ट है, इसलिए एक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो एक्टिव है तो खाली हैड लगेगा। तो क्या करेंगे? आफ्टर के बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे ही, फिर हेल्प यू का पहला भाग हैड। सकारात्मक वाक्य में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्प यू अप, ही हैड, फिर नॉट, नॉट है नहीं, फिर बचा भाग है नहीं, बीन लगेगा नहीं क्योंकि ये पैसिव नहीं है, फिर वर्ब, वर्ब है जाना, गो, थर्ड फॉर्म गॉन। आफ्टर ही हैड गॉन, वॉज द रूम क्लोज्ड आफ्टर ही हैड गॉन। ये अगर समझ में ना आया हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट हेडिंग पढ़ा हुआ है, उसके थंबनेल को देखिएगा, उस पर लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, इस तरह से लिखा हुआ है, उसको जाके देखिए, कायदे से देखिए। उसमें मैंने 4-5 सेंटेंसेस डील किए हैं, उसमें बताया मैंने बड़े
डिटेल के साथ तो किस तरह से हम लोग इस तरह के वाक्यों को डील करते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तब जाके ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब आज हमने जितना वाक्य डील करना था करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कि अभी कम है, बहुत से वाक्य हैं जो कि डील किए जा सकते हैं, लेकिन समय की कमी होती है और उस पर से ये भी होता है कि आप लंबी वीडियो हो जाने पर देखना पसंद नहीं करते हैं, बोर हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, भगवान जाने, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सीखने के लिए बैठे हैं तो चाहे जितने भी घंटे का वीडियो क्यों ना हो आपको देखना चाहिए, होना तो ये चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में आपके पास अगर किसी एक चीज़ की कमी है तो वो है पेशेंस। इसलिए अधिकांश लोग कोई भी चीज़ सीख नहीं पाते हैं। वो शुरू तो करते हैं लेकिन वो अपने पेशेंस को बनाए नहीं रख पाते हैं और वो हार मान जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। खैर, तो जो आज हमने वाक्य डील किए, मैं आशा करता हूँ उससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ बांटिए, चर्चा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और हम लोग इस तरह के नए नए वीडियो और देख पाएँ और बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में आपका फिर से इंतज़ार रहेगा। लेकिन उसके पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ और होमवर्क का आंसर शीट भी दे दूंगा। आप पहले बनाइएगा बिना देखे का मतलब जो रूल्स है उसको देख के बनाइए और उसके बाद जो आंसर है उससे मिला के देखिए। अगर